मई 1988 अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास की तंग गलियों में एक अनजान रिक्शा वाला कई दिनों से लगातार चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो यहाँ हर गली, हर मोड़ और हर कोने को अपनी नजरों से स्कैन कर लेना चाहता हो। उस दौरान सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल में एक बार फिर से सैकड़ों सेपरेटिस्ट ने कब्जा जमाकर भारत सरकार की नींद उड़ा रखी थी। सरकार इस बार 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे गोल्डन टेम्पल के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचे। इसलिए इस बार गोल्डन टेम्पल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए मिलिटेंट्स को खाली करवाने का एक खुफिया मिशन जारी था। कोई नहीं जानता था कि दिखने में साधारण सा ये रिक्शा वाला असल में सरकार की उस योजना का हिस्सा है। 10 दिनों तक वो रिक्शा वाला यूं ही चुपचाप इन गलियों में मंडराता रहा और इसी बीच उसने एक ऐसा दांव चला कि अलगाववादी उसे अपना आदमी मानने लगे। उसने उनसे कहा कि वो आईएसआई का एजेंट है और पाकिस्तान ने उसे उनकी मदद के लिए भेजा है। सेपरेटिस्ट का भरोसा जीतकर वो गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल हो गया और फिर उसने वहां की हर दीवार, हर नुक्कड़, आतंकियों की संख्या, उनके हथियार और उनकी पोजीशन तक सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लिया। 2 दिन बाद उस शख्स की इंफॉर्मेशन के बेस पर गोल्डन टेम्पल के पास एनएसजी के 1000 कमांडो पहुंचे और वहां 9 दिनों तक ऐसा ऑपरेशन चला जिसमें बिना एक भी सोल्जर और सिविलियन की जान गंवाए गोल्डन टेम्पल को अलगाववादियों से मुक्त करवा लिया गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि उस शख्स की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने ऐसे कितने ही डेयरिंग ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। केरल के दंगों को शांत करने से लेकर मिजोरम में उठ रही अलग देश की मांग को खत्म करने और सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल तक जासूसी कर खुफिया जानकारियां निकालने से लेकर कंधार हाईजैक के समय आतंकियों की आंखों में आंखें डालकर नेगोशिएशन करने तक का काम किया। जब भी देश की सिक्योरिटी खतरे में आई, देश ने उनको हमेशा सबसे आगे पाया। पाकिस्तान में घुसकर की गई 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को ऐसे बदला कि आज जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना दुश्मन को उनके घर में घुसकर मारती है। ये कहानी है इंडिया के जेम्स बॉन्ड और चाणक्य के नाम से पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक फौजी परिवार में हुआ। अजीत डोभाल ने अजमेर के किंग्स गर्ल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। एक तरफ जहां उनके घर और स्कूल में मिलिट्री डिसिप्लिन का माहौल था, तो दूसरी ओर उनके ननिहाल में पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट था। उनकी मां कांग्रेस लीडर एच.एन. बहुगुणा की चचेरी बहन थी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। ऐसे 2 तरह के माहौल ने उनके भीतर देश की सेवा का जज्बा और राजनीति की गहरी समझ दोनों भर दी, जो आगे चलकर उनके करियर में गेम चेंजर साबित हुई। 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की और फिर सिविल सर्विसेज को अपने करियर के रूप में चुन लिया। अगले साल 1968 में उन्होंने केवल 22 साल की उम्र में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया और आईपीएस बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी के तौर पर हुई। उन्होंने केरला में करीब 4 साल तक चार्ज संभाला और इस बीच एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो उनके करियर का पहला सबसे बड़ा काम बन गया। हुआ कुछ यूं कि 28 दिसंबर 1971 को कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल टेंपल मेलुट्टू मुथप्पन मधापुरा से हर साल की तरह एक जुलूस निकाला जा रहा था। जैसे ही ये जुलूस होटल नूरजहां के पास पहुंचा, होटल के एक आदमी ने इस जुलूस के ऊपर एक जूता फेंक दिया। गुस्से में इस जुलूस में शामिल लोगों ने उस होटल में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे इलाके में दंगे फैल गए।
मुस्लिम समुदाय ने दंगे भड़काने का आरोप आरएसएस पर लगाया। वहीं सीपीआई भी मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो गई, जिससे टकराव और बढ़ गया और महज 4 दिन के अंदर ही थल्लासरी में कम्युनल दंगों की 569 यानी 569 घटनाएं दर्ज हुई। हालातों को बेकाबू होता देख केरला के तत्कालीन होम मिनिस्टर के करुणाकरन को एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी जो हालात को काबू कर सके। ऐसे में कुछ सीनियर अधिकारियों ने के करुणाकरन को इस काम के लिए अजीत डोभाल का नाम सुझाया। इसके बाद 2 जनवरी 1972 को अजीत डोभाल का थेलेसरी ट्रांसफर कर दिया गया। थेलेसरी का चार्ज संभालते ही अजीत डोभाल बिना ब्रेक लिए अपने काम में लग गए और उन्होंने उस दंगे से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जिन इलाकों में बड़े से बड़ा सीनियर ऑफिसर जाने से कतराता था, वहां अजीत डोभाल सीधे लोगों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कोई पुलिस कार्रवाई करने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचकर काम करना शुरू किया। उनके लीडर्स से अकेले में बैठकर बात की और फिर उन्हें शांत होने के लिए राजी कर लिया। उनकी इंटेलिजेंस का ऐसा असर हुआ कि केवल 1 हफ्ते के अंदर लोग न केवल लड़ाई बंद करके अपने अपने घर लौट गए, बल्कि दोनों तरफ से जो भी लूटपाट हुई थी वो लूटे हुए सामान भी उन्होंने एक दूसरे को वापस लौटा दिए। जिस काम को पूरे स्टेट की पुलिस नहीं कर पा रही थी, उसे एक युवा एएसपी ने सिर्फ 1 हफ्ते में कर दिखाया। थेलासरी में शांति बहाल होने के बाद भी अजीत डोभाल अगले 6 महीनों तक वहीं पोस्टेड रहे। इस दौरान उनके काम के चर्चे केरल से लेकर दिल्ली में बैठे कैबिनेट मिनिस्टर्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर तक पहुंचने लगे थे। उनकी नेगोशिएशन और लीडरशिप एबिलिटी ने इतना प्रभाव डाला कि आईबी ने उन्हें ऑपरेशन यूनिट में शामिल करने का फैसला कर लिया और इस तरह सिर्फ 4 साल के स्टेट सर्विस के बाद 1972 में डोभाल को दिल्ली बुला लिया गया और आईबी के डायरेक्टर ऑपरेशन विंग से जोड़ दिया गया। यहीं से उनका स्पाई मास्टर ऑल इंडिया के जेम्स बॉन्ड बनने का सफर शुरू होता है। उस समय मिजोरम आसाम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मिजोरम की जनता 1960 के दशक में बड़े भयानक अकाल से बुरी तरह प्रभावित थी, इसीलिए वहां के लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से मुआवजा मांगा। लेकिन जब सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो लोग गुस्से से भर गए। इसी गुस्से ने एक रिबेल ग्रुप मैसो नेशनल फ्रंट यानी MNF को जन्म दिया, जिसे आर्मी के एक हवलदार लाल डेंगा ने बनाया था। उसी समय एक और बड़ी घटना हुई। उसी समय असम सरकार ने एक रूल लागू कर दिया कि सरकारी नौकरी सिर्फ वही लोग पा सकते थे जिन्हें आसामीज भाषा आती है। इसका मतलब साफ था कि लोगों के लिए अब असम में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया था। इसके बाद ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे असम के लोगों में गुस्सा बढ़ गया। आर्मी से निकाले गए जवान भी लाल डेंगा में शामिल हो गए थे। इससे हुआ ये कि एक झटके में ट्रेन कमांडोज के सपोर्ट से लाल डेंगा की ताकत बढ़ गई। इसके बाद जल्द ही उन्होंने मिजोरम को भारत से एक अलग देश घोषित कर दिया और जगह जगह भारतीय झंडे की जगह मिजो नेशनल फ्रंट का झंडा लहरा दिया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। क्योंकि इन सब में आम जनता भी मिजो नेशनल फ्रंट के साथ थी, इसलिए वो चाह कर भी मिजोरम में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। वो बिना किसी मिलिट्री ऑपरेशन के यहाँ शांति स्थापित करना चाहती, इसलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सौंप दी। आईबी ने इतने बड़े काम का जिम्मा अजीत डोभाल को सौंपा और 1972 में ही उन्हें सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB का हेड बनाकर मिजोरम भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में पता लगा लिया कि लाल डेंगा की असली ताकत मिलिट्री के 7 एक्स कमांडर हैं। उन्हें ये भी पता चला कि कुछ मुद्दों पर इन एक्स कमांडर्स के लाल डेंगा से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। MNS की इसी वीकनेस पर डोभाल ने वार किया और इन कमांडरों से गुपचुप तरीके से मिलने लगे और MNF की एकता को तोड़ने के काम में लग गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने इस कदर उनका विश्वास जीत लिया कि ये कमांडर अजीत डोभाल के घर आने जाने लगे। मिजोरम में अजीत डोभाल के साथ उनकी पत्नी भी रह रही थी। एक दिन तो वो अपने घर सुअर का मांस लेकर चले गए और अपनी पत्नी से कहा कि कुछ खास गेस्ट डिनर करने आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया कि ये सुअर का मांस है और उनके घर पर आने वाले मेहमान असल में मिलिटेंट्स हैं। काफी सालों बाद इसके बारे में जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया तो वो उन पर खूब गुस्सा हुई थी। हालांकि अजय डोभाल के तौर तरीके कुछ ऐसे ही थे कि वो जरूरत पड़ने पर लीक से हटकर काम करते थे, जिसमें जान का खतरा भी होता था। जब उन्होंने मिलिटेंट्स का भरोसा जीत लिया तो धीरे धीरे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका समझौता करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन एक्स कमांडर्स को बताया कि अगर वो लोग भारत सरकार का साथ देंगे तो मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा मिलेगा और यहाँ जो सरकार बनेगी उसमें उन सातों को मंत्री का पद दिया जाएगा।
साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने और एमएनएस ने बात नहीं मानी तो मिजोरम में जल्द ही मिलिट्री ऑक्शन होगा और उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 2 साल के पेशेंटली ग्राउंड वर्क के बाद 1974 में 7 में से 6 कमांडर अजीत डोभाल की बात से कन्विंस हो गए और भारत सरकार के पक्ष में आ गए। सबसे मजबूत कमांडर्स के जाते ही लालडेंगा को भी मजबूरन भारत सरकार से पीस टॉक करने के लिए राजी होना पड़ा। बाद में मिजोरम को भारत का एक अलग स्टेट बना दिया गया और वहाँ उठ रही अलग देश की मांग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब मिजोरम में उथल पुथल मची हुई थी, उसी बीच सिक्किम की हालत हर गुजरते वक्त के साथ खराब हो रही थी, क्योंकि सिक्किम उस वक्त भारत का प्रोटेस्ट टू रेड था। लेकिन वहाँ की उथल पुथल के बीच चीन और अमेरिका उस पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। एक तरफ चीन यहाँ के राजा पालदीप ठोंडुप नामग्याल को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, तो वहीं अमेरिका अपने CIA एजेंट्स के जरिए यहाँ के लोगों सहित राजा को भारत के खिलाफ भड़का रहा था। सिक्किम में अमेरिका की इस कदर पकड़ थी कि राजा की पत्नी होपकूप भी एक CIA एजेंट थी। सिक्किम में कुछ भी होता उसकी जानकारी कुछ घंटे के भीतर ही अमेरिका तक पहुंच जाती थी। भारत सरकार को डर था कि कहीं सिक्किम अमेरिका और चीन के चंगुल में ना फंस जाए। इसलिए सिचुएशन को हाथ से निकल जाने के पहले से भारत सरकार ने राजा को कमजोर करने के लिए लोकल पार्टी के जरिए यहाँ के लोगों से राजा के खिलाफ विद्रोह करवाने का फैसला कर लिया। ये एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ा मिशन था जिसे खुद PM इंदिरा गांधी बेहद करीबी तौर पर मॉनिटर कर रही थी। इस खुफिया मिशन की कमान RNAW के चीफ RNA काओ और ज्वाइंट डायरेक्टर PN बनर्जी के हाथों में थी। इस मिशन से अजीत डोभाल को भी जोड़ा जाता है। डोभाल सिक्किम पहुंचते हैं और अपने सीनियर्स के नेटवर्क के जरिए वहां सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी से मुलाकात कर उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। प्लान ये था कि डोभाल सिक्किम के राजा की नाकामियों को जनता के बीच लाकर लोगों का समर्थन हासिल करेंगे और राजा पर इतना दबाव बना दिया जाएगा कि वो चुनाव करवाने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ ही वक्त में सिक्किम नेशनल कांग्रेस को जनता का भारी समर्थन मिलने लगा। जब जनता राजा के विरोध में उतर आई तो साल 1974 में राजा सिक्किम में चुनाव कराने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद काजीदोल जी ने प्लान के तहत राज्य की सेना के अत्याचारों के खिलाफ इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उनसे सिक्किम में इंडियन मिलिट्री भेजने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद भारतीय सेना सिक्किम पहुंच गई और कुछ ही घंटों में राजा के महल को कब्जे में ले लिया। राजा महल को छोड़कर भाग निकला। इस दौरान सिक्किम में एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें 19.7% से ज्यादा लोगों ने भारत के साथ जाने के पक्ष में वोट किया। इसके बिहाफ पर 16 मई 1975 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 36 अमेंडमेंट के जरिए सिक्किम को भारत के साथ मर्ज कर भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। मिजोरम और सिक्किम जैसे मुश्किल इलाकों में भारत की मजबूती होना अजीत डोभाल की कूटनीति और खुफिया ब्रिलियंस का नतीजा था। सरकार को अजीत डोभाल पर इतना भरोसा हो गया था कि जब भी देश किसी बड़ी मुसीबत में फंसता तो स्थिति से बाहर निकलने की जिम्मेदारी चुनिंदा इंटेलिजेंस ऑफिसर को दी जाती थी और इस लिस्ट में एक नाम अजीत डोभाल का भी होता था। उनकी सी स्पेशल सर्विस के लिए उन्हें पुलिस मेडल अवार्ड से नवाजा गया, वो भी सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद, जबकि ये मेडल आमतौर पर 17 साल बाद मिलता है। अजीत डोभाल अपने शानदार काम की वजह से नेशनल सिक्योरिटी के प्लेयर्स में से एक बन चुके थे। 1974 में जब भारत सरकार ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। इसी बीच पाकिस्तान भी चुपचाप चीन की मदद से पंजाब के कहूता इलाके में परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था। हालांकि इंडियन इंटेलिजेंस को इसकी भनक लग चुकी थी। उस समय पाकिस्तान में एक एक्टिव RNAW के एजेंटों ने बताया कि वहाँ एक अल्ट्रा सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है। इंदिरा गांधी को ये किसी भी कीमत पर रोकना था, इसलिए RNAW ने साल 1977 में एक बेहद ही रिस्की मिशन ऑपरेशन शुरू किया जिसका मोटिव पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का पता लगाना और उसकी पुष्टि करना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि डायरेक्ट कोई भी आदमी उस न्यूक्लियर प्लांट में नहीं घुस सकता था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक एक्स्ट्रा शेडो भी दिख जाती तो गोली मार दी जाती थी। तब एक नया तरीका निकाला गया कि अगर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में काम कर रहे किसी पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बाल या नाखून मिल जाए तो उनकी जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है।
क्योंकि जो लोग न्यूक्लियर मटेरियल के पास काम करते हैं उनके शरीर पर माइक्रोस्कोपिक रेडियोएक्टिव पार्टिकल चिपक जाते हैं। ऐसे खुफिया काम के लिए जहां आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स पाकिस्तान में पहले ही एक्टिव थे, वहीं अजीत डोभाल को भी पाकिस्तान में भेज दिया गया। उन्होंने वहां एक अंडर कवर स्पाई के रूप में काम शुरू किया और कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहकर धीरे धीरे साइंटिस्ट की पहचान निकालनी शुरू की। कौन कहाँ जाता है, किस दुकान पर रुकता है, कब आता है, कब जाता है, वो उनकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करने लगे। कुछ ही महीनों में उन्होंने साइंटिस्ट को खोज निकाला और उन्हें पता चला कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं। अजीत डोभाल किसी न किसी बहाने से उस नाई की दुकान में जाने लगे और काफी दिनों के इंतजार के बाद जब वो साइंटिस्ट नाई की दुकान पर बाल कटवाने आया तो मौका पाकर अजीत डोभाल ने उनके कटे हुए बाल उस दुकान से चुरा लिए और जांच के लिए भारत भेज दिए। कुछ हफ्तों बाद रिपोर्ट आई और कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हो चुका है। हालांकि तब तक इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, जिनकी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक होने से पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करना पड़ गया था। अजीत डोभाल ने स्पाई बनकर करीब 1 साल तक पाकिस्तान की कई अहम जानकारियां जुटाकर भारत सरकार को पहुंचाई थी। उनके सफर का हर दिन जिंदगी और मौत के बीच लटका रहता था। एक बार अजीत डोभाल लाहौर की एक दरगाह पर कव्वाली सुनने गए हुए थे। वो पूरी तरह एक मुस्लिम वेशभूषा में थे, शरीर पर लंबा कुर्ता, सर पर टोपी और मुंह पर नकली दाढ़ी। मजार पर पहुंचने के कुछ देर बाद वो कव्वाली सुनने में मशगूल हो गए। तभी उनके पास एक पाकिस्तानी आया और उनके कान में कहा कि भाईजान, आपकी नकली दाढ़ी थोड़ी लटक रही है। अजीत डोभाल अपनी इस लापरवाही से इतना शर्मिंदा हुए कि वो तुरंत वहां से निकल आए। ऐसे ही एक बार और हुआ जब एक बूढ़े आदमी ने अजीत डोभाल की नकली पहचान को भाप लिया था। इत्तेफाक से अजीत डोभाल उस दिन भी मजार गए हुए थे। जब वो वहां से निकलने लगे तो एक बूढ़े आदमी ने पीछे से टोक दिया, क्या तुम हिंदू हो? अजीत डोभाल एकदम चौंक गए। उन्होंने जवाब दिया, नहीं तो। इसके बाद वो आदमी अजीत डोभाल को अपने कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर कहा, तुम्हारे कान छेदे हुए हैं, इसलिए मान जाओ कि तुम हिंदू हो। डोभाल ने किसी तरह बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बचपन में मेरे कान छेद दिए गए थे, लेकिन मैं बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। इस पर उस आदमी ने कहा, तुम बाद में कन्वर्ट नहीं हुए हो, तुम इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अलमारी खोलकर भगवान शिव और देवी दुर्गा की मूर्तियां दिखाई और डोभाल से कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए बाहर एक मुस्लिम शख्स के रूप में रहना पड़ता है। अजीत डोभाल ने लगभग 1 साल तक स्पाई के तौर पर काम किया और 6 साल तक अजीत डोभाल इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में एक ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। फिर पंजाब में डोभाल की फिर एक बार जरूरत पड़ी जब सेपरेटिस्ट ने 1984 की तरह एक बार फिर से सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल पर कब्जा जमा लिया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस मिशन में भी अजीत डोभाल बहुत जरूरी रोल प्ले कर रहे थे। अजीत डोभाल को टेम्पल के अंदर घुसकर ये पता लगाना था कि मिलिटेंट्स कितने हैं, कहाँ छुपे हैं और क्या प्लान बना रहे हैं और उनकी कमजोरी क्या है। थोड़ी सी भी चूक अजीत डोभाल की जान ले सकती थी, लेकिन बिना इसकी परवाह किए वो एक रोमांचक प्लान बनाने में जुट गए। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ दिन पहले वो रिक्शा वाले का रूप लेकर गोल्डन टेम्पल के आसपास चक्कर काटने लगे। धीरे धीरे वो अमृतसर के लोगों और खालिस्तानी अलगाववादियों की नजरों में आने लगे। एक दिन उनकी मुलाकात कुछ सेपरेटिस्ट से हुई। डोभाल ने यहाँ जिस चालाकी से काम किया वो अपने आप में कहानी बन गई। उन्होंने उन सेपरेटिस्ट की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं ISI का आदमी हूँ, पाकिस्तान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्योंकि वो 7 साल तक पाकिस्तान में रह चुके थे, इसलिए उन्होंने इस हिसाब से खुद को पेश किया कि अलगाववादियों को जल्दी ही उनके बातों पर विश्वास हो गया। क्योंकि वो 7 सालों से पाकिस्तान में थे, इसलिए उन्होंने अपनी बातें ऐसे पेश करी कि अलगाववादी उन पर विश्वास करने लगे। उनका विश्वास जीतने के बाद अजीत डोभाल अपनी जान जोखिम में डालकर गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल हो गए। वो 2 दिनों तक उन सेपरेटिस्ट की मंशा, कमजोरी, उनकी ताकतें सब आंकते रहे। इसके बाद उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन डिफेंस फोर्सेस को फॉरवर्ड कर दी। उनकी इंफॉर्मेशन के बेस पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 की शुरुआत की गई। पहले 2 दिन CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाला और उसके बाद 11 और 12 मई के बीच अमृतसर में NSG के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 1000 कमांडो को उतार दिया। NSG कमांडो, CRPF और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक घेराबंदी रणनीति बनाई और टेम्पल के चारों ओर का इलाका पूरी तरह से घेर लिया। NSG के स्पाइनर्स ने बाहर ऊंची इमारतों पर पोजीशन ले ली। गोल्डन टेम्पल के अंदर के पानी और बिजली की सप्लाई को काट दिया गया ताकि मिलिटेंट्स गर्मी की वजह से पानी और हवा के लिए बाहर निकलने को मजबूर हो जाएं और बाहर निकलते ही उन्हें मार गिराया जा सके। इसके बाद गोल्डन टेम्पल के अंदर घनघोर अंधेरा छा गया और कुछ ही
वक्त में यहाँ छुपकर बैठे उपद्रवी भूख और प्यास से तड़पने लगे। 2 स्पाइनर्स गुरु रामदास सराय के पीछे बनी 300 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए ताकि उन्हें हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में छिपकर बैठे मिलिटेंट्स की पोजीशन का पता चल सके। कुछ दिन बाद जब मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह का प्यास से गला सूखने लगा तो वो पानी पीने के लिए बाहर आया। टंकी के ऊपर बैठे जवानों ने बिना देरी किए उसका भेजा उड़ा दिया। गोलियों की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए एक और सेपरेटिस्ट बाहर आया, लेकिन उसे भी मार गिराया गया। इस बीच गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर मीडिया ने भी उन उपद्रवियों की काली करतूत को जनता के सामने लाने का काम किया। अब मिलिटेंट्स के ऊपर हर तरफ से दबाव था, उनके साथ ही मारे जा चुके थे और वो गर्मी और प्यास से तड़प रहे थे। इसलिए 15 से 18 मई के बीच 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। जबकि 41 मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतार दिया गया। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसजी कमांडोज ने इस पूरे ऑपरेशन को गोल्डन टेम्पल के मुख्य पवित्र हिस्से यानी हरमिंदर सिंह साहिब में घुसे बिना अंजाम दिया था। ये अजीत डोभाल द्वारा दी गई जानकारी का ही कमाल था कि 9 दिन की लंबी कार्रवाई में ना तो एक भी सुरक्षा कर्मी की जान गई और ना ही किसी सिविलियन की मौत हुई। इतने कम समय में देश की सुरक्षा और मजबूती में खास भूमिका अदा करने के लिए 1989 में अजीत डोभाल को सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वो पहले पुलिस ऑफिसर बने जिन्हें ये सम्मान मिला। ये गैलेंट्री अवार्ड आमतौर पर सिर्फ मिलिट्री में काम करने वाले सैनिकों को दिया जाता है। पंजाब में शांति बहाल करने के बाद 1992 में अजीत डोभाल को लंदन स्थित इंडियन एम्बेसी भेज दिया गया और उन्होंने 4 साल तक काम किया। इसी तरह डोभाल के ही इंटेलिजेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में भी शांति लौटी। रिटायर होने के 3 महीने बाद ही उन्हें पता चला कि दाऊद इब्राहिम की बेटी महरून की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियानंद के बेटे जुनैद से होने वाली है। निकाह मक्का में था, लेकिन रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला था। भारतीय एजेंसियों को पक्का यकीन था कि दाऊद इस पार्टी में जरूर आएगा। ये उसे खत्म करने का परफेक्ट मौका था, लेकिन प्लान फेल होने पर भारतीय एजेंसियों की बड़ी फजीहत होती। सरकार अपने ऊपर कोई तोहमत नहीं चाहती थी, इसलिए इस काम को चुपचाप करने के लिए बिना किसी सैन्य सहायता के अजीत डोभाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अजीत डोभाल ने छोटा राजन की गैंग की मदद लेने का फैसला लिया। छोटा राजन और दाऊद पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने की तलाश में था। अजीत डोभाल के इशारे पर ही छोटा राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंप दिया। भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर अजीत डोभाल की निगरानी में इन दोनों की ट्रेनिंग हुई। दोनों के लिए फिर नकली ट्रेवल डॉक्यूमेंट और दुबई से टिकट्स अरेंज करवाए गए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुंबई पुलिस को किसी तरह ये पता चल गया कि छोटा राजन के आदमी शहर में है। एक दिन डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर छोटा राजन के गैंग के शूटर्स को मिशन समझा रहे थे कि तभी पुलिस ने उस होटल पर धावा बोल दिया। डोभाल ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो कौन है और किस मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और तानाशाह और मल्होत्रा को अरेस्ट करके ले गई। डोभाल पुलिस के इस रवैये से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अथॉरिटीज से भी इस गिरफ्तारी को रोकने की बात की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छोटा राजन के गैंग के दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी मीडिया में आ चुकी थी और अब कुछ नहीं हो सकता था। डोभाल को मजबूरी में पूरा मिशन रोकना पड़ा और इस तरह दाऊद इब्राहिम बाल बाल बच गया। रिटायरमेंट के बाद भी अजीत डोभाल का सफर खत्म नहीं हुआ था। 3 साल तक वो मीडिया डिबेट्स, पब्लिक मीटिंग्स और सेमिनार्स में बतौर गेस्ट नजर आते रहे। फिर साल 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इनवाइट किया जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पुलिस साइंस से जुड़ी चीजों पर फोकस हो। इसी बुनियाद पर अजीत डोभाल ने गुजरात में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की शुरुआत की और यहाँ से उनकी नजदीकी बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं और आरएसएस के टॉप मेंबर से बढ़ने लगी। इसके अगले साल 2009 में उन्होंने आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF की स्थापना की, जिसका मकसद देश की इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर्स पर रिसर्च और एनालिसिस करके देश को मजबूत बनाना था। इसके बाद साल 2014 में जनरल इलेक्शन में जब बीजेपी जीत हासिल कर पावर में आई तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश का 5वां नेशनल सिक्योरिटी
एडवाइजर NSA अपॉइंट किया। जून 2014 में वो इराक में फंसी 46 इंडियन नर्सेस को छुड़वाने के लिए खुद इराक गए और रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान कर सभी को सुरक्षित इंडिया वापस लाए। इसके बाद 2015 में म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी दमदार जवाबी कार्रवाइयों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की प्लानिंग में भी उनका बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेसी में भी अजीत डोभाल ने बेहतरीन काम किया। साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे, तब उन्होंने जर्मनी के हैम्सबर्ग में चीनी अधिकारियों से बातचीत कर दोनों सेनाओं को पीछे हटने के लिए राजी कर लिया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका जवाब भारतीय सेनाओं ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया था। इस ऑपरेशन के पीछे भी अजीत डोभाल का अहम रोल था। उनकी सटीक रणनीति और बेहद पुख्ता खुफिया जानकारियों की वजह से भारतीय वायुसेना ने POK और पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को बेहद सटीकता से टारगेट किया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें एक अब्दुल रऊफ अजहर भी था, जो IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। रऊफ अजहर की मौत सिर्फ एक रणनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि अजीत डोभाल के लिए एक निजी जीत भी थी, क्योंकि 26 साल पहले 1999 में IC 814 के पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए अजीत डोभाल को अब्दुल रऊफ अजहर और उसके साथियों से नेगोशिएशन करके भारी मन से आतंकी मसूद अजहर और अन्य 2 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। फिलहाल अजीत डोभाल की उम्र 80 साल है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल फिट एंड एक्टिव दिखाई देते हैं। सरकार की हर रणनीति में अजीत डोभाल की भूमिका होती है, या फिर लॉ मेकिंग हो। PM मोदी अब तक उन्हें 3 बार NSA अपॉइंट कर चुके हैं और वो इस पद पर लगातार 3 बार रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्हें बिना किसी चुनाव लड़े भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। उनके शानदार और अनोखे कामों की वजह से उन्हें आज इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। इसी तरह की और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।